News, views, voices of the global Indian community. India abroad. ये जो पहले जो भारत के जो इलेक्शन हुए हैं, इसमें मैं सबसे जो बड़ी चीज़ देखता हूँ कि ये लोकतंत्र की जीत है। भारत में डेमोक्रेसी की जीत हुई है और भारत की जनता ने, भारत के लोगों ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत में लोकतंत्र जो है वो बहुत स्ट्रांग है। और उससे भी ज़्यादा जो वेस्टर्न मीडिया, जो वेस्टर्न वर्ल्ड जो भारत के ऊपर उंगलियां उठा रहा था, जो यहाँ की प्रेस वेस्ट की जो उंगलियां उठा रही थी कि भारत में लोकतंत्र नहीं बचा, इलेक्शन कमीशंस पे सवाल उठाए जा रहे थे, ईवीएम वोटिंग मशीन्स के ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे, वो बिल्कुल इस रिज़ल्ट के बाद देखने को मिलता है कि बिल्कुल वो ऐसा नहीं है। एक फेयर एंड बैलेंस्ड इलेक्शन हुई है। और सबसे बड़ी बात जो ये कहा जाता था कि भारत में मिनॉरिटीज़ के ऊपर तंग किया जा रहा है और ये जी एक रिलीजियस उस पे ये इलेक्शन लड़ी जा रही है, उसको भी भारत की जनता ने नकार दिया। उन्होंने ये कहा कि सिर्फ हम रिलीजियस बेस पे या मंदिर, राम मंदिर की बेस पे हम वोट नहीं डालेंगे, हम टोटल पिक्चर भारत की को लेके उसके ऊपर वोट डालेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसमें भारत की जनता की जीत हुई है और लोकतंत्र की जीत हुई। अब मुझे लगता है बिल्कुल डेमोक्रेटिक पार्टी भारत में गवर्नमेंट बन रही है, अलायंस की गवर्नमेंट है। मैं समझता हूँ कि भारत की जो जनता ने वोट किया है, एक सोच समझ के वोट किया है, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा है मोदी गवर्नमेंट को कि जहाँ जहाँ पे उनकी थोड़ी बहुत कमियाँ थी, वो बिल्कुल इस जो ये रिज़ल्ट आया है इससे एक सबक दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि कोalition गवर्नमेंट भी जो होती हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो नई कोalition गवर्नमेंट बनेगी वो भी भारत के लिए बहुत अच्छा काम करेगी। मेरी तो एक्सपेक्टेशंस वही हैं जो भारत की जो तरक्की चल रही है। हाँ, थोड़ी बहुत जो इंटरनल डिसीजंस होंगे वो भी मेरे हिसाब से अच्छे हैं। अभी तक जो पासवान ने कहा है और जो नीतीश जी कह रहे हैं कि उनकी जो सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशंस है वो है कि बिहार को स्पेशल दर्जा दिया जाना चाहिए। कोई उसमें बुराई नहीं है, बिहार भारत की स्टेट है और अगर इसमें डबल इंजन की सरकार में अगर बिहार को भी अगर कुछ फ़ायदा होता है तो बहुत अच्छी चीज़ है। पर जहाँ तक भारत की इंटरनेशनल लेवल की जो प्रोग्रेस चल रही थी, जो इकोनॉमी की प्रोग्रेस चल रही थी, जो भारत की जो डेवलपमेंट की जो चल रही है, मेरे हिसाब से उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, वो ऐसे ही चलती रहेंगी बल्कि और मजबूत होगी। वो अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आगे चल के प्रधानमंत्री मोदी कोalition गवर्नमेंट में कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि अभी तक तो वो बिल्कुल एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट में रह चुके हैं। जो जिस जैसा उनका मन चाहता था वैसे वो डिसीजन लेते थे। अब एक पार्टनरशिप आ गई है, आपकी बिजनेस में जैसे एक पार्टनर आ जाता है तो अब उसकी राय लेके चलना, उनको भी खुश रखना। पर मैं समझता हूँ कि जितना एक्सपीरियंस प्रधानमंत्री मोदी को है, जब वो गुजरात के भी जब चीफ मिनिस्टर रहे थे तो एक टाइम था जब गुजरात ने, दुनिया ने उनको अलग थलग कर दिया था। उनकी बिल्कुल उन्हें सपोर्ट नहीं थी, पर उस टाइम भी उन्होंने अपनी बहुत ही डिप्लोमेसी से गुजरात को काफ़ी आगे लेके आए थे। और मैं समझता हूँ कि वो इतना एक्सपीरियंस है कि वो इस कोalition गवर्नमेंट को बिल्कुल ठीक तरीके से चलाएंगे। देखो, पंजाब का भी बहुत ही मैं समझता हूँ कि इंटरेस्टिंग डिसीजंस रहे हैं। और दोबारा से जो ये लोग कहते हैं कि जी भारत में ह्यूमन राइट्स नहीं है, लोगों को आज़ादी नहीं है और डेमोक्रेसी नहीं है। आज पंजाब में अमृतपाल सिंह जो डिब्रूगढ़ जेल में हैं और एक टाइम पे वो सेपरेटिस्ट मांगे करते थे, वो भी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चुनाव लड़े और जीत गए। और साथ में जो बेअंत सिंह थे जिन्होंने इंदिरा गांधी का असैसिनेशन किया था, उनके बेटे पंजाब से इलेक्शन लड़े और वो भी जीत गए। तो ये एक फुल जिसे कहते हैं आज़ाद मुल्क या डेमोक्रेसी में ही हो सकता है कि आज बेअंत सिंह जिन्होंने इंदिरा गांधी को असैसिनेट किया था, उनका बेटा, और इंदिरा गांधी जो असैसिनेट हुई थी उनका उनका ग्रैंडसन, दोनों इकट्ठे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में सदन में बैठेंगे। तो ये एक दुनिया के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि भारत कितना डेमोक्रेटिक है। और बहुत ये एक पंजाब से जो ये मैसेज आया, इट्स वेरी इनकरेजिंग। और साथ में मैं ये भी समझता हूँ कि पंजाब में इस बार बीजेपी की जो पोजीशन है, भले बीजेपी को वहाँ पे कोई सीट्स नहीं आई, पर उनका जो वोट शेयरिंग है
वो ऑलमोस्ट 23% हो गया है। अकाली दल से भी ज़्यादा वोट शेयरिंग अपने आप पे ले आए हैं। अमृतसर में तरनजीत सिंह संधू जो इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्हें 2.5 लाख से के करीब वोट मिले हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है। और इस बार पंजाब में 4 डिफरेंट पार्टीज़ के लोग लड़ रहे थे। या आपकी कांग्रेस भी थी, आम आदमी पार्टी भी थी, अकाली दल जो है पंथिक पार्टी वहाँ की वो भी थी, और साथ में बीजेपी भी थी, और कई जगहों पर तो सिमरनजीत सिंह मान की जो अकाली दल है वो भी आई हुई थी। तो इतनी ज़्यादा कैंडिडेट्स में बीजेपी को 23% के करीब वोट ले जाना एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ उपलब्धि है। और ये आगे की आने वाले इलेक्शंस जो हैं उसके लिए आई थिंक बीजेपी की बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग हुई है पंजाब में। जी बिल्कुल, उन्हें उन्हें ये देखना चाहिए कि पंजाब के लोग जो हैं पूरी तरह से डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। मैं खुद पंजाब इलेक्शंस के दौरान 2 हफ्ते रह के आया हूँ, और वहाँ पे पूरा मैंने एनालिसिस किया है। और पंजाब के लोग पूरे भारत में इन्वॉल्व हैं, और भारत की डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। इवन जो अमृतपाल सिंह है, वो भी अब आके उन्होंने भारत के संविधान में के अंदर इलेक्शन लड़ी है, और कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेंगे जब वो मेंबर पार्लियामेंट बनेंगे। तो मैं ये जो भारत में इस चीज़ का कोई इसका कहीं भी मुझे कोई भी ऐसी बात नहीं लगी। पंजाब पूरा भारत के साथ डेमोक्रेटिक इंडिया में एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और बहुत बड़ा भारत में उनकी योगदान है। मेरी प्रधानमंत्री मोदी जी से यही अपील है कि वो खुद जो हैं वो तो बहुत ही मेरे हिसाब से सिखों के लिए, पंजाब के लिए उनका एक स्पेशल कॉर्नर है, बहुत उनके दिल से वो सिखों के लिए करते हैं। पर उन्हें अब ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पंजाब में आ, भले ही उनकी सीट्स बीजेपी की नहीं आई, पर वोट जो शेयर है बहुत काफ़ी बढ़ गया है, और सिखों की कई जेन्युइन मांगे हैं जो प्रधानमंत्री जी अगर इस अपने 3rd टर्म में उसकी तरफ ध्यान दें, तो उससे ये जितनी भी जो कभी कभी पंजाब से जो खबरें आती हैं, किसानों की जो इश्यूज चल रहे हैं, अब तो इलेक्शन ख़त्म हो गई है, पॉलिटिकली सब कुछ ख़त्म हो गया है। अब अगर किसानों से बात करके उनकी इश्यूज़ को माना जाए, जो बंदी सिखों के मसले हैं उन्हें अगर सॉल्व कर लिया जाए, ये सिखों की कुछ जेन्युइन मसले हैं जो कई डेकेड्स से चले आ रहे हैं, और इनको अगर प्रधानमंत्री जी सॉल्व कर लेते हैं तो बीजेपी का बहुत ही जो ग्राफ है पंजाब में काफ़ी ऊपर जाएगा। और कई मसले प्रधानमंत्री जी ने सॉल्व किए भी हैं सिखों के, जो कई दशकों से चल रहे थे। पर सिख सेंटिमेंट्स को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सिखों की जो एक भावनाएं हैं वो कई बार पॉलिसी से भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। तो उन भावनाओं को समझ के उन भावनाओं के ऊपर थोड़ा सा अगर काम किया जाए, और कुछ एक लोग जो हर चीज़ को सेपरेटिस्ट मूवमेंट से या आतंकवाद से जोड़ने की शुरू कर देते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दूंगा, अभी एक CISF के जवान ने कंगना रनौत को चपेट लगाई। अब उसमें यही चपेट केजरीवाल को भी मारी गई थी, यही चपेट कन्हैया को भी मारी गई थी, पर उसमें किसी ने नहीं कहा कि ये टेररिस्ट एक्ट है या ये खालिस्तानी मूवमेंट है। लेकिन कंगना रनौत जी ने इसको सीधा टेररिज्म और एक्सट्रीमिज़म से जोड़ा, जो कि गलत है। ये मैं इसको जो चपेट मारी गई उसको मैं कंडोन नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको कंडेम करता हूँ। पर फिर भी जो आज हमारे लीडर्स हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो रेटरिक आता है, जो बयानबाजी होती है, उसको थोड़ा हमें सोच समझ के करना चाहिए। इंडियन अमेरिकन में बहुत उत्साह है, क्योंकि हमने देखा था कि जैसे ही एग्ज़िट पोल्स आए थे, जो कि गलत साबित हुए, पर जब एग्ज़िट पोल्स आए थे तो उसमें भारत की जो स्टॉक मार्केट थी वो एकदम ऊपर गई थी। फिर जिस दिन रिज़ल्ट्स आए, जब वो एग्ज़िट पोल्स के अनुरूप नहीं आए, तो स्टॉक मार्केट फिर नीचे गई थी। पर अब जब मोदी गवर्नमेंट की जो तीसरा टर्म आ रहा है, तो स्टॉक मार्केट स्टेबल है, और लोगों को यही है कि भारत की जो स्टेबिलिटी है, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो डेवलपमेंट है, जो फॉरेन रिलेशंस हैं, उसको वो स्टेबिलिटी के रूप में देख रहे हैं। और सबको यही उम्मीद है कि ये जो मोदी की जो तीसरी टर्म आ रही है, ये कोalition गवर्नमेंट जो है ये बहुत स्टेबल रहेगी। बिल्कुल, मैंने हमेशा से ये देखा है कि जो लीडरशिप है वो आती जाती रहती है, पर जो बुनियादी रिलेशनशिप्स हैं कंट्रीज़ की, वो एक बार
किसी रास्ते पे चल पड़े तो वो चलती रहती हैं, और वो लीडरशिप के आने या जाने से उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। जब या तो बिल्कुल ही कोई रेडिकल लीडरशिप आ जाए या तो फ़र्क पड़ता है। मुझे लगता है कि भारत और अमेरिका के जो रिलेशनशिप है वो ऐसे ही स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, क्योंकि अमेरिका को इस वक्त भारत की बहुत ज़रूरत है। जियोग्राफिकली उस इलाके में, और भारत अमेरिका जो है बहुत ज़्यादा आइसोलेट होता जा रहा है। चाइना, रशिया, ईरान और ये जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने अपना ब्लॉक बना रहे हैं। जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं वो भी अपना ब्लॉक बना रहे हैं। भारत की इस वक्त बहुत अमेरिका को ज़रूरत है, जियोग्राफिकली भी, पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी, क्योंकि भारत इकोनॉमिकली भी एक उभरती इकॉनमी है और बहुत बड़ी मार्केट है दुनिया की, और 5वें नंबर की इकॉनमी है दुनिया की इस वक्त। तो मैं समझता हूँ इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अमेरिका और भारत के जो रिश्ते हैं वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे। देखिए, मुझे तो अर्ली ट्रेंड में अभी भारत का जो डेमोक्रेसी देख के और लोकतंत्र देख के अमेरिका के लोकतंत्र पे शक होने लग गया है कि यहाँ पे जैसे एक पॉलिटिकल ओपोनेंट को झूठे केसेस में और जैसे उन्हें फंसाया जा रहा है और जैसे एक तरफे केसेस चलाए जा रहे हैं, ये अमेरिका की छवि के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। पूरे विश्व में अमेरिका की छवि के ऊपर एक धब्बा लगा है। ये जो न्यूयॉर्क में ट्रंप के खिलाफ जो केसेस चले हैं कि एक पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी जो कि लीड कर रहा है, हर पोल्स में प्रेसिडेंट ट्रंप लीड कर रहे हैं इस वक्त, और इलेक्शन के माहौल में ऐसे केसेस चलाने जिनका कोई लीगल उनके बेसिस ही नहीं है, बहुत ही एक अमेरिका के जो स्टैचर था, जो यहाँ का दुनिया को मिसालें दी जाती थी कि अमेरिका में जी जो एक्स प्रेसिडेंट होते हैं उनकी इतनी इज़्ज़त होती है, उन्हें दुनिया में लोकतंत्र और डेमोक्रेसी की मिसाल दी जाती थी। आज वहीं पे दुनिया अमेरिका को कह रही है कि ये एक बनाना रिपब्लिक की तरह बिहेव कर रहे हैं। और जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसीज़ में पूरी तरह फेल हो चुकी है, और प्रेसिडेंट ट्रंप की इस वक्त लोकप्रियता बहुत बढ़ी हुई है। जैसे ही उनका गिल्टी वर्डिक्ट आया था कोर्ट में, उनकी जो वेबसाइट थी, इतने लोगों ने उस पर डोनेट किया कि वो वेबसाइट ही क्रैश हो गई थी। 3 घंटे में मेरे ख्याल से $38 मिलियन लोगों ने उनको डोनेट किए थे, और ये उनकी लोकप्रियता बताती है कि क्रिमिनल गिल्टी होने के बावजूद और उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। तो इसमें तो बिल्कुल लग रहा है कि अगर ये जो चुनाव है ये निष्पक्ष फेयर होते हैं तो प्रेसिडेंट ट्रंप बिल्कुल इस बार जीतेंगे। पर देखना यही है कि अमेरिका में ये निष्पक्ष चुनाव होते हैं कि नहीं। जे इस ऐसा संदेह जैसे कि अभी यहाँ पे जो एक पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी के खिलाफ जो लीगल केसेस लाए जा रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर 104 केसेस इस वक्त लगाए गए हैं क्रिमिनल, जो कि यहाँ का माफिया लीडर एल कैपोन था उसके ऊपर भी नहीं थे इतने केसेस। और ये केसेस बना के ये सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी को दबाने की कोशिश है, जो कि आप किसी बनाना रिपब्लिक में देख सकते हैं। अमेरिका जैसे दुनिया की जो सबसे मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसमें नहीं आप देख सकते। और ये इसीलिए हमें यही शक होता है कि भाई ये कहीं इलेक्शंस के टाइम भी ऐसी हरकतें ना हो। अभी तो ये भी सुनने को आ रहा है कि कन्वेंशन से 3 दिन पहले हो सकता है रिपब्लिकन कन्वेंशन जो होती है, जहाँ पे बहुत बड़े उस पे जो रिपब्लिकन उम्मीदवार है जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको पेश किया जाना था पूरी देश के सामने, उसके 3 दिन पहले ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया जाए। बहुत बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि ये पहली बार अमेरिका में T20 मैचेस हो रहे हैं, और टिकट्स की तो आपको मालूम है यहाँ पे कितनी उसकी प्राइसेस बढ़ी हुई हैं। 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार डॉलर के टिकट्स जो हैं वो उसमें भी नहीं मिल रहे हैं। और पिच की थोड़ी सी ज़रूर शिकायत आ रही है न्यूयॉर्क की पिच की, पर मैं समझता हूँ कि अमेरिका के लोगों को यहाँ पे जो आज तक हम ये मैचेस टीवी पे ही देखते आए हैं, विराट कोहली को, रोहित शर्मा को लाइव खेलते देखना एक बहुत बड़ी बात है। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो अमेरिकन मेन स्ट्रीम है उनमें भी एक ये नई एक उमंग जागी है, भाई क्रिकेट क्या है और ये क्रिकेट कैसे खेलते हैं। और ख़ासकर जब यूएस की टीम ने कल पाकिस्तान को हराया तो वो यहाँ की जो नेशनल मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उन्होंने भी उस खबर को चलाया। तो इस जो टूर्नामेंट का पूरा जो मकसद था कि अमेरिका में क्रिकेट की उत्सुकता जगानी, मेरे ख्याल से ये उसमें हम कामयाब हो रहे हैं,
कि अमेरिका में भी अब लोगों को क्रिकेट की उत्सुकता जो है वो जाग रही है।